Students, I am Sanchalika Mishra and now I am going to teach pathophysiology subject and my today's topic is हीमोफीलिया। तो हीमोफीलिया जैसा कि हम जानते हैं कि ये एक इनहेरिटेड डिजीज़ है और हीमोफीलिया जिस भी पेशेंट पीपल्स को होता है उनके अंदर क्लॉटिंग फैक्टर की कमी होती है। तो बेसिकली हम ये जानते हैं कि हीमोफीलिया जिस भी पेशेंट को होता है उसके अगर उसको इंजरी हो जाए, उसकी बॉडी में कट लग जाए तो जो ब्लीडिंग है वो ईजिली रुकती नहीं है, कंटिन्यूसली ब्लीडिंग होती रहती है। तो जैसे कि इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी इंजरी हो रही है, कोई भी कट लग रहा है तो जो ब्लीडिंग हो रही है वो कंटिन्यूसली होती ही रहेगी। क्यों होती है? क्योंकि नॉर्मली हमारी बॉडी में क्या होता है, जब भी कोई ब्लीडिंग होती है, जब भी कहीं, तो क्या होता है कि वहाँ पर ब्लड को रोकने के लिए हमारी बॉडी के अंदर क्लॉटिंग फैक्टर प्रेजेंट होता है और जो क्लॉटिंग फैक्टर होता है वो काम क्या करता है, ब्लड को क्लॉट करा देता है विद इन लाइक 2 मिनट टू 10 मिनट के अंदर जो हमारा ब्लड है वो कम्प्लीटली क्या होता है, क्लॉट हो जाता है। बट हीमोफीलिया के केस में ये क्लॉटिंग नहीं हो पाती है और ये ब्लीडिंग का फेटल बहुत डेंजरस भी हो सकती है। अगर ये ब्लीडिंग हमारे वाइटल ऑर्गन्स में हो रही है, जैसे हमारे लंग्स में हो रही है, हमारे हार्ट में हो रही है, तो ये क्या होगा, फेटल भी हो सकता है। और ब्रेन में अगर ब्लीडिंग, इंटरनली ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है तो। और हीमोफीलिया हम बेसिकली यही जानते हैं कि ये इनहेरिटेड डिजीज़ है, ये हमारे पेरेंट्स से हमें मिलती है। और करेंटली 20,000 पीपल हैं यूएस में जो कि हीमोफीलिया से जिनको भी इन्फेक्टेड हैं, हीमोफीलिया जिनको है वो 20,000 पेशेंट हैं यूएस में। ठीक है। कॉजेज़ में क्या है, जैसे लिखा है कि द ब्लड डज नॉट क्लॉट एज इट शुड, हीमोफीलिया इज़ नॉर्मली एज इनहेरिटेड डिसऑर्डर। और इसमें मेनली क्या होता है, कॉज क्या है कि जो हमारा ब्लड है वो क्लॉट नहीं होता है और हीमोफीलिया नॉर्मली इनहेरिटेड होता है। और हीमोफीलिया जिसको भी होता है वो बाय बॉर्न होता है। और मेनली इसमें डिफेक्ट इट हैपन्स बिकॉज ऑफ ए डिफेक्ट इन वन ऑफ द क्लॉटिंग फैक्टर जीन ऑन द एक्स क्रोमोजोम। तो इसमें डिफेक्ट मेनली किस में होता है, एक्स क्रोमोजोम पर होता है और ये मोस्टली मेल्स में होती है। हीमोफीलिया जो कॉज होती है वो मोस्टली मेल में होती है, जिससे हम ये कह सकते हैं कि हीमोफीलिया मदर टू सन में सबसे ज़्यादा होती है। फीमेल्स अफेक्टेड होती हैं लेकिन फीमेल्स के कंपेयर में ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं हीमोफीलिया से। ठीक है। इसके बाद हम इसका ट्रीटमेंट देखते हैं। तो हीमोफीलिया का ट्रीटमेंट, एक ही ट्रीटमेंट है, वो है रिप्लेसमेंट थेरेपी। रिप्लेसमेंट थेरेपी में मेनली हम करते क्या है कि जो बॉडी में हम क्लॉटिंग फैक्टर को क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं। तो जैसे कि इसमें लिखा है, दिस इन्वॉल्व्स गिविंग और रिप्लेसिंग द क्लॉटिंग फैक्टर्स दैट्स आर टू लो और मिसिंग इन अ पेशेंट विद द कंडीशन। तो हम मेनली काम क्या करते हैं इसमें, हम अगर जिस भी पेशेंट में क्लॉटिंग फैक्टर मिसिंग है या फिर बहुत ज़्यादा कम है, उनमें हम क्लॉटिंग फैक्टर को रिप्लेस कराते हैं। हम क्लॉटिंग फैक्टर का रिप्लेसमेंट कैसे करते हैं, जब बाय इंजेक्शन थ्रू आईवी इंजेक्शन के थ्रू ही हम क्या करते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर का रिप्लेसमेंट कराते हैं। और क्लॉटिंग फैक्टर का ट्रीटमेंट कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम ह्यूमन ब्लड और दे कैन बी सिंथेटिकली प्रोड्यूस्ड इन अ लैबोरेटरी। क्लॉटिंग फैक्टर का जो ट्रीटमेंट है, इसमें जो रिप्लेसमेंट थेरेपी हम करते हैं, या तो हम ह्यूमन ब्लड से क्लॉटिंग फैक्टर लेते हैं या फिर हम सिंथेटिकली क्लॉटिंग फैक्टर लैबोरेटरी में बनाते हैं। ठीक है। और ये जो हम सिंथेटिकली प्रोड्यूस करते हैं क्लॉटिंग फैक्टर, हम उसको कहते हैं रिकॉम्बिनेंट क्लॉटिंग फैक्टर। उसे क्योंकि ये सिंथेटिकली बनाया जाता है, इसे ह्यूमन ब्लड से नहीं लेते हैं, हम इसको कहाँ बनाते हैं, लैब में बनाते हैं। और देन रिकॉम्बिनेंट क्लॉटिंग फैक्टर्स आर नाउ कंसीडर्ड द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस बिकॉज दे फर्दर रिड्यूस द रिस्क ऑफ ट्रांसमिटिंग इन्फेक्शंस दैट आर कैरीड इन ह्यूमन ब्लड। क्लॉटिंग फैक्टर देखो मेनली कंसीडर आजकल हम बहुत ज़्यादा चॉइस ले रहे हैं कि हम रिकॉम्बिनेंट क्लॉटिंग फैक्टर का यूज़ करते हैं।
इसका एक बहुत अच्छा बेनिफिट ये होता है कि ये इन्फेक्शन इससे क्या होता है, ट्रांसमिट नहीं होता है। अगर हम ह्यूमन ब्लड लेते हैं, उसमें कोई इन्फेक्शन है तो वो क्या होगा, हमें ट्रांसमिट हो जाएगा। बट अगर हम रिकॉम्बिनेंट क्लॉटिंग फैक्टर लेते हैं तो उससे हमें कोई भी इन्फेक्शन के चांसेस नहीं रहते हैं। और क्लॉटिंग फैक्टर में मेनली इसमें रिकॉम्बिनेंट थेरेपी से क्या है कि कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिन्हें हमें रेगुलर रिप्लेसमेंट थेरेपी देनी पड़ती है, रेगुलर उनके ब्लड को चेंज करना पड़ता है, रेगुलरली उनको हमें क्लॉटिंग फैक्टर देना पड़ सकता है। जो अगर बहुत सीवियर केसेस जिन हो गई है जिसके साथ उसे, तो हम इसको क्या कहते हैं, प्रोफाइलैक्टिक थेरेपी कहते हैं। प्रोफाइलैक्टिक का मतलब ये होता है कि डिजीज़ होने से पहले हम क्या करें, उसको प्रिवेंट करने की कोशिश करते हैं। तो हम ऐसे पेशेंट में रेगुलरली ब्लड रिप्लेस्ड, उसका जो क्लॉटिंग फैक्टर है उसको रेगुलरली हम क्या करते हैं, रिप्लेस करते रहते हैं। एंड उसके बाद जो कुछ अदर ट्रीटमेंट है, जैसे कि हम डिमांड थेरेपी भी करते हैं। इसमें अगर पेशेंट को जब मान लो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने लग गई है, कोई भी ऐसा उसे इंजरी हुई कि कंटिन्यूसली ब्लीडिंग हो रही है और वो ब्लीडिंग अनकंट्रोल हो गई है, तो हम क्या करते हैं, फिर से उसको क्लॉटिंग फैक्टर इंजेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे डिमांड पे है, ब्लीडिंग जब स्टार्ट होती है, कोई भी चोट लगी, कहीं भी इंजर्ड हो गई, तो वहाँ पे क्या हुआ, ब्लीडिंग स्टार्ट होती है। तो अगर वो ब्लीडिंग अनकंट्रोल्ड है, उसको तभी हम क्लॉटिंग फैक्टर देते हैं। तो ये दूसरा क्या इसमें है कि मेनली जब ज़रूरत पड़ेगी तब देते हैं। और कुछ पेशेंट बहुत सीवियर पेशेंट होते हैं जिन्हें हम रेगुलरली उनका रिप्लेसमेंट उनके ब्लड का करते रहते हैं। ठीक है। सो इसमें कॉम्प्लिकेशंस हैं। कॉम्प्लिकेशंस इस ट्रीटमेंट का एक ही कॉम्प्लिकेशन है कि जिससे क्या होता है कि इसमें बॉडी एंटीबॉडीज़ डेवलप कर लेती है, और जैसे कि वायरल इन्फेक्शंस हो सकते हैं। अगर कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ है तो बॉडी क्या करती है, एंटीबॉडीज़ डेवलप कर सकती है इसके खिलाफ, जो अगर हमें ह्यूमन क्लॉटिंग फैक्टर मिला है तो, जिससे क्या होगा, अगर बॉडी हमारी एंटीबॉडी डेवलप कर ले गई तो जो ब्लड है वो एक्सेप्ट नहीं करेगी बॉडी। ठीक है, ये इसका एक बहुत ही बड़ा कॉम्प्लिकेशन है। ओके, सो नाउ दैट्स इट, थैंक यू।